न्यूज 18 के इस स्पेशल कॉन्क्लेव बदलता पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए गोरखपुर में आयोजित आज के इस कॉन्क्लेव में न्यूज 18 के मुख्य संपादक श्री राहुल जोशी जी, न्यूज 18 टीम के सभी अन्य सदस्यगण और इस विशेष कॉन्क्लेव में यहां पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री ओम प्रकाश राजभर जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, सभी मान्य जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, पूर्वी उत्तर प्रदेश सदियों से एक ऐसा क्षेत्र जिसने उपेक्षा का एक लंबा फासला तैयार किया है। बीमारी, बाढ़, अराजकता, गुंडागिर्दी, जिसे चाहे वह मुगल काल रहा हो, चाहे वह ब्रिटिश कालखंड रहा हो या आजादी के बाद भी उस त्रासदी का शिकार निरंतर बना रहा। याद करिए, ये वही क्षेत्र है जिस क्षेत्र ने बीमारी और बेगारी के कारण यहां से व्यापक पलायन किया था। आप मॉरिशस में जाएंगे, आप फिजी में जाएंगे, दुनिया के तमाम देशों की ओर अगर आप नजर डालेंगे तो रजिस्टर्ड श्रमिक के रूप में अगर कोई गया था तो इसी पूर्वी उत्तर प्रदेश से यहां के लोग गए थे। ऐसा नहीं कि उनमें प्रतिभा का बहाव रहा हो, उन्हें जब भी अवसर मिला उन्होंने अपनी प्रतिभा का, अपने परिश्रम का लोहा मनवाया है। लगातार वे इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान देते रहे हैं। आज आप दुनिया के तमाम देशों में जाएंगे, उन देशों में राष्ट्राध्यक्ष के रूप में इसी धरती पर कभी पैदा हुए, जिनके पूर्वज इस धरती पर पैदा हुए थे, आज दुनिया के तमाम देशों में वे वहां पर नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। अगर वह मॉरिशस का राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, फिजी में राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, तो फिर इस क्षेत्र में क्या उन बीमारियों का, बेरोजगारी का, बाढ़ की समस्या का समाधान नहीं कर सकता था? कर सकता था, लेकिन उसे प्लेटफॉर्म नहीं प्राप्त हुआ, कभी प्रोत्साहन नहीं हुआ। 1947 से पहले हम समझ सकते थे कि देश गुलाम था, स्वाभाविक रूप से उपेक्षा का दंश यहां के लोगों को झेलने के लिए मजबूर होना ही था। लेकिन 1947 के बाद किसने रोका था? किसने यहां के
शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बेरोजगारी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कार्य करने से किसने रोका? अगर आप तह में जाएंगे तो आपको वह तस्वीर स्पष्ट दिखाई देगी जो वर्तमान में हम सब जिसका बहुत नजदीक से अवलोकन कर सकते हैं। इस देश ने स्वतंत्र होने के बाद शासन की जिस पद्धति को अपनाया वह संसदीय लोकतंत्र है, और लोकतंत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के उसके पहिए बनते हैं। दोनों मिलकर के एक साथ जब लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करते हैं तब लोकतंत्र पुष्ट होता है, परिपुष्ट होता है, जन आकांक्षाओं की पूर्ति का आधार बनता है। यानी अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज क्या है, इस शासन के कानों तक पहुंचनी चाहिए। इस सकारात्मक भूमिका के साथ विपक्ष को अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन भी करना होगा, और उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए अगर कोई ये कहे कि नहीं मैं जनता की बात को नहीं सुनूंगा, तो क्या यह संभव है कि वह जन अपेक्षाओं पर खरा उतर पाएगा? या मैं केवल एक कहूं कि हमने ये विकास कार्य करा लिए, हमने ये उपलब्धियां हासिल कर ली, और आम नागरिक उनसे अनभिज्ञ है, उन योजनाओं के बारे में कोई सकारात्मक टिप्पणी नहीं करता है, तो मुझे लगता है कि हमारी बकवास या हमारी उपलब्धियां किसी कार्य की नहीं। और मेरा मानना है कि जब हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के बदलाव की बात करते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश ने पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और पिछले 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार के नेतृत्व में इस बदलाव को देखा है। ये बदलाव केवल मेरे कहने से बदलाव नहीं, जब आम जन इस बदलाव की चर्चा करने लग जाए, आम जन के मन में वह बदलाव नजर आए, तो समझिए कि हां कुछ बदला है। मैं उसी बात की चर्चा कर रहा हूं। स्वतंत्र भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश में काशी और प्रयागराज को छोड़ दें तो कोई विश्वविद्यालय नहीं था, कोई विश्वविद्यालय नहीं था। और पिछले 9 वर्ष में गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय बना, आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव के नाम पे विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ, बलरामपुर में मां पाटेश्वरी के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के नाम पे नए विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ, अभी हाल ही में भदोई में काशी नरेश विश्वविद्यालय की स्थापना वहां पर हुआ। यानी ये 5 नए विश्वविद्यालय जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए, ये मात्र 9 वर्ष के अंदर पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर बने हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बेसिक एजुकेशन, जहां पे ड्रॉप आउट रेट 19% से अधिक थी, कारण था
बालक और बालिकाओं के लिए स्कूल का भवन या नहीं था, अगर है तो उसमें बालक और बालिकाओं के लिए टॉयलेट नहीं थे, अलग अलग टॉयलेट नहीं थे, पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, प्लेग्राउंड नहीं था, फ्लोर नहीं था, फर्नीचर नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी। और आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के कमोवेश कोई इक्का दुक्का कोई विद्यालय भले ही छूटा हो, आप बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में जाएंगे, हर विद्यालय में बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट, पेयजल की व्यवस्था, डिजिटल लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, फर्नीचर और हर बच्चे के लिए न जाति देखी न पाति देखी, हर बच्चे के लिए 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये सभी बच्चे को प्राप्त होती हैं शासन के स्तर पर। 1,36,000 ऐसे विद्यालय उत्तर प्रदेश के अंदर जो बेसिक शिक्षा परिषद के थे, उनमें ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से ये चेंज आया। ड्रॉप आउट रेट यह 19% से घट करके अब 3% तक आ गया है। यानी जो बच्चे असमय स्कूल छोड़ देते थे, वे बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं। ऐसे ही मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट अलंकार के माध्यम से माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए जो व्यवस्थाएं की गई थी, उन विद्यालयों ने, इन कॉलेजेस ने बहुत बड़ा रोल अदा किया था, लेकिन समय के अनुरूप उनके भवन जर्जर हो गए थे, सुविधा नहीं थी। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत सभी गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस और गवर्नमेंट के द्वारा एडेड जितने भी इंटर कॉलेजेस थे, इन सब के लिए स्पेशल धनराशि की व्यवस्था की गई और आज उनके नए भवन बनकर के तैयार हैं, भव्य भवन बनकर के तैयार हैं। उनकी लैब, लेबोरेटरी, क्लासरूम, ये सभी फिर से बनकर के तैयार हो चुके हैं। उच्च शिक्षा में आपको मैंने पहले बताया कि विश्वविद्यालयों के निर्माण की दिशा में नए कार्यक्रम आगे बढ़े। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एक नए प्रयास प्रारंभ हुए, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाया गया। और कोई युवा किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहता है तो उस युवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए एक व्यवस्था दी गई कि वह वर्चुअल भी और फिजिकल भी, वह मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग के साथ जुड़ सकता है। और मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग का संचालन अगर उसे यूपीएससी की तैयारी करनी है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करनी है, नीट की तैयारी करनी है, आईआईटी जेईई की तैयारी करनी है, तो उसके लिए जिन्होंने यूपीएससी पास किया है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पास आउट जो हैं, आज जिलाधिकारी के रूप में, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में उस जिले में तैनात हैं, वे कम से कम 1 घंटा उनके लिए देते हैं, उन नौजवानों के लिए देते हैं। जिलों में अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुई है। युवाओं के लिए आज की आवश्यकता क्या है? हमारा युवा प्रतिभाशाली है, असीम ऊर्जा और प्रतिभा का धनी है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का युवा, उत्तर प्रदेश इस मामले में सौभाग्यशाली है कि वह देश का सबसे बड़ी युवा आबादी का नेतृत्व करता है। हमारी 56 से 60% आबादी युवा है और ये हमारा ये युवा शक्ति
प्रतिभाशाली है, ऊर्जावान है। इसे जब भी प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ है तो इसने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। आज स्किल डेवलपमेंट के सेंटर और हर जनपद में कम से कम 2 ITI ऐसी दी गई हैं जो हब एंड स्पोक मॉडल पर उन युवाओं के लिए आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ उसे जोड़ने के लिए एक नए अभियान के साथ आगे बढ़ी है। यानी उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, वहां पे ड्रोन टेक्नोलॉजी भी है, स्पेस टेक्नोलॉजी भी है, रोबोटिक के बारे में भी, 3D प्रिंटिंग के बारे में भी, IoT के बारे में भी। ये सभी प्रकार के पाठ्यक्रम वहां पर संचालित हैं और कोई भी नौजवान वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करा करके उसके माध्यम से अपना सर्टिफिकेट ले सकता है और फिर उसके माध्यम से कैंपस सिलेक्शन की व्यवस्था भी अपने अनुरूप अपनी जॉब को ढूंढ सकता, अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकता है। यानी युवा के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए आज के युवा की आवश्यकता क्या है? युवा की आवश्यकता है स्किलिंग की, युवा की आवश्यकता है अच्छी शिक्षा की, क्वालिटी एजुकेशन की, युवा की आवश्यकता है एम्प्लॉयमेंट की, और युवा की आवश्यकता है कि उसके अनुरूप उसको कार्य करने का पूरा अवसर प्राप्त हो। अगर वह स्वयं भी अपना कारोबार प्रारंभ करना चाहता है तो इसके लिए PM इंटर्नशिप की स्कीम भी है, CM इंटर्नशिप की स्कीम भी है और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम के माध्यम से उसे आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म अतिरिक्त दिया गया है। इसके साथ ही जो मैं कह रहा था, यहां की नियति क्या बन गई थी? बीमारी, कभी मलेरिया, कभी इंसेफ्लाइटिस, कभी डेंगू, अलग अलग क्षेत्र में ये बीमारियां इस क्षेत्र के मासूम को डस लेती थी और ये समय हुआ करता था। आज से 7 वर्ष पहले तक, 8 वर्ष पहले तक, जुलाई से नवंबर तक का माह हर परिवार के लिए भय और दहशत बनकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश में आता था। पूर्वी उत्तर प्रदेश एक भय और दहशत, जिस समाज में, जिस देश में बचपन और समय काल कल्पित हो जाए उसका भविष्य क्या होगा? बाढ़ आती थी, बीमारी छोड़ करके जाती थी। बीमारी यहां पर कभी मलेरिया के रूप में, कभी इंसेफ्लाइटिस के रूप में, कभी डेंगू के रूप में, कभी चिकनगुनिया के रूप में, कभी कालाजार के रूप में यहां के बचपन को डस लेती थी और समय उसे काल कल्पित कर देती थी। कोई पूछने वाला नहीं। मुझे याद है इंसेफ्लाइटिस की लड़ाई। मुझे अफसोस होता है कांग्रेस ने लंबे समय तक प्रदेश में शासन किया। समाजवादी पार्टी को इस दौरान 4 बार प्रदेश में शासन बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ इनकी जवान कभी निकली नहीं। इन्होंने उसकी रोकथाम करने के लिए, उसके उपचार करने के लिए कभी कोई व्यवस्था नहीं की। एक सांसद के रूप में मैंने ये लड़ाई सड़कों पे भी लड़ी है, संसद में भी लड़ी है, और जब हमारी पार्टी ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा मुख्यमंत्री के रूप में करूं, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। जिस बीमारी के खिलाफ मैं 18-19 वर्षों से लड़ाई लड़ रहा था, सत्ता में आते ही हम लोगों ने उस बीमारी का समाधान मात्र 2 वर्ष में निकाल दिया। आज ये क्षेत्र इंसेफ्लाइटिस से मुक्त है। इंसेफ्लाइटिस से मुक्त, डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया, मलेरिया से मुक्त ये पूरा क्षेत्र
आज मेडिकल का एक बेहतरीन केंद्र बनकर के उभरा है। कोई सोचता था गोरखपुर का बीमार बीआरडी मेडिकल कॉलेज ही बीमार था, आज सुपर स्पेशलिटी के एक नए केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। गोरखपुर में एम्स हो, एक कल्पना से परे था, आज गोरखपुर में एम्स है। पहले केवल गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज था, आज कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज, देवरिया में मेडिकल कॉलेज, महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, बस्ती में मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज, बहराइच में मेडिकल कॉलेज, गोंडा में मेडिकल कॉलेज, सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज, प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज, गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज, मऊ में मेडिकल कॉलेज का निर्माण चल रहा है, आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज, चंदौली में मेडिकल कॉलेज, सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज, मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज, यानी मेडिकल कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला। अंबेडकर नगर में मेडिकल कॉलेज, आप अनुमान करिए कितने मेडिकल कॉलेज, इतने तो यानी 1 दर्जन तो मैंने आपको गिनवा दी। आखिर ये मेडिकल कॉलेज 2017 के पहले भी बन सकते थे। ये केवल मेडिकल कॉलेज नहीं, ये केवल उपचार के केंद्र भर मात्र नहीं है, ये मेडिकल कॉलेज विश्वास के प्रतीक है। यहां की स्वास्थ्य सुविधा के विश्वास के प्रतीक बनकर के मेडिकल कॉलेजेस उभरे हैं, संस्थान बनकर के उभरे हैं, और उसी का परिणाम है कि हर व्यक्ति आज यहां पर अपने स्वास्थ्य की गारंटी के केंद्र के रूप में उस मेडिकल कॉलेज को जान सकता है, उसे आगे बढ़ा सकता है। मित्रों, कोई सोचता था पूर्वी उत्तर प्रदेश में, यानी जो माफिया शब्द की चर्चा होती है वह पूर्वी उत्तर प्रदेश से ही प्रारंभ होती है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश की त्रासदी बन चुकी थी माफिया और मच्छर से। माफिया जनता का खून चूसती थी और मच्छर यहां बीमारी पैदा करती थी। ये जितने दुर्दांत माफिया हैं, ये केवल लोकल स्तर पर नहीं, इंटरनेशनल कनेक्शन थे इनके, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट थी। कभी ये दल इस माफिया तंत्र के खिलाफ नहीं बोला था, इन्होंने सत्ता के समानांतर माफिया खड़े कर दिए थे। इन्होंने सत्ता के समानांतर उन माफिया की सत्ता को स्वीकार करते हुए उनके सामने ये लोग नतमस्तक होते थे, कोई उनके खिलाफ बोलता नहीं था। आज मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार ने उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त भी किया है, मच्छर मुक्त भी किया है, और माफिया और मच्छर से मुक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश आज अपनी युवा शक्ति के बल पर तेजी के साथ बन रही एक अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी है। आज पर कैपिटा इनकम अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखेंगे, 3 गुना से अधिक हुई है। यहां पर जो प्लान होता था, अब प्लान नहीं होता है। अब यहां का नौजवान अपने ही जनपद में, अपने क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करता है, या स्वतः रोजगार के माध्यम से रोजगार सृजन का एक केंद्र बिंदु बनता है। कोई सोचता था इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर पूर्वी उत्तर प्रदेश का होगा? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, हाईवे, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी कितनी बेहतरीन हुई है। पहले गोरखपुर से लखनऊ की दूरी तय करने में हमें 8 घंटे लगते थे, आज मात्र 3 घंटे में हम लखनऊ पहुंच सकते हैं, मात्र 3 घंटे में। पहले
वाराणसी जाने में 5 से 6 घंटे लगते थे, आज 2.5 घंटे में वहां पहुंच सकते हैं। चारों ओर से 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी लोगों के आवागमन को और सुगम बनाया है। कनेक्टिविटी बेहतर हुई, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी। परिणाम है बड़े पैमाने पर निवेश आया, लैंड बैंक तैयार हुए, आज निवेश हो रहा है। कोई सोचता था निवेश होगा पूर्वी उत्तर प्रदेश में? कोई सोचता था? जब माफिया तंत्र हावी था कोई निवेश नहीं होता था, कोई निवेश नहीं होगा, रोजगार का सृजन भी नहीं होगा। ये तो कांग्रेस और सपा की सरकार के समय पहले से तय था कि नौकरी का मतलब सीधे सीधे एक खानदान का कब्जा, लूट, ये नियति बन चुकी थी। लेकिन आज बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही कनेक्टिविटी बेहतरीन हुई है। गोरखपुर में आज से 10 वर्ष पहले तक एक फ्लाइट कभी कभी चलती थी, आज 14 फ्लाइट गोरखपुर से चली हुई है। मैं बार बार कहता हूं ना इन बातों को लेकर कि रवि किशन कब गोरखपुर में है और कब मुंबई में है कोई पता नहीं लगता है। सुबह का ब्रेकफास्ट अगर वह मुंबई में करते हैं तो दोपहर का लंच गोरखपुर में ले लेते हैं, फिर यहां पर शकल दिखा करके फिर वो दिल्ली के लिए प्रस्थान भी कर जाते हैं। यानी अगर एयर कनेक्टिविटी नहीं होती तो ये कठिन होता है। उनको मुंबई से बाई रोड आने या ट्रेन में आने में 24 घंटे लग जाते हैं। लेकिन आज आसान हुआ है, यहां अपना कार्य संपन्न किया, फिर दिल्ली चले गए, फिर दिल्ली का कार्य दिल्ली में पार्लियामेंट सेशन के बाद फिर वापस गोरखपुर आना है तो गोरखपुर आ गए। एयर कनेक्टिविटी बेहतरीन हुई है और 14 की 14 फ्लाइट ऐसी कि अगर कोई चाहेगा कि मुझे तत्काल टिकट मिल जाए, नहीं मिलेगा, सभी फुल होकर के जाती हैं। निवेश अकेले गोरखपुर में पिछले 9 वर्ष के अंदर जो निवेश हुआ, 50,000 युवाओं को यहां पे रोजगार मिला है, 50,000 नौजवानों को। और सरकार के स्तर पर भी जो नौकरी निकलती है उन नौकरियों में आज बिना भेदभाव के हर एक जनपद का युवा उसमें सेलेक्ट होता है। उसमें न जाति है न पाति है, योग्य है, आप कंपटीशन में आइए, कहीं कोई समस्या नहीं, बेहतरीन अवसर आप सबके लिए है। यह युवा, यह सच है कि यहां का युवा जब बाहर जाना बंद कर दिया तो बहुत सारे बाहर के लोगों के उद्योग बंद हुए। अब मेरे पास महाराष्ट्र से, पंजाब से, गुजरात से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से उद्यमी आते हैं, कहते हैं कि साहब हम लोग यूपी में निवेश करना चाहते हैं। मैं पूछता हूं कि यूपी में अच्छी बात है, आप आइए, लेकिन यूपी में क्यों, वहां क्यों नहीं? वो कहते हैं साहब देखो मैं इसलिए नहीं, क्योंकि पहले मैन पावर यहां से चला जाता था, अब यहां के लोगों ने जाना बंद कर दिया तो हमें वहां चलाना मुश्किल हो जा रहा है। अब यहां का युवा जब यहीं पे कार्य उसको प्राप्त हो गया तो उसने जाना बंद कर दिया, तो उद्योग वहां बंद हुए हैं, यहां चालू हुआ है। कोई सोचता था फर्टिलाइजर कारखाना चलेगा, कोई सोचता था पिपराइच में चीनी मिल चलेगी या मुंडेरवा में चीनी मिल चलेगी, कोई सोचता था कि कताई मिल यहां की प्रारंभ हो पाएगी, कोई सोचता था खजनी का कंबल कारखाना फिर से प्रारंभ हो पाएगा। लेकिन ये तो चली है, परंपरागत उद्यम के माध्यम से भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को एक नई ऊंचाई प्राप्त हुई। और अंतर यही है, पिछली सरकारों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया दिया, हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दिया।
1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज दिया है। यही परिवर्तन हुआ है जिसके कारण आज हम लोगों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश को, चाहे वह टूरिज्म के सबसे बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया है। कोई सोचता था काशी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब 1916 में काशी आए थे तो काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करने के लिए जब वो गए तो संकरी गली और गंदगी देख करके उनके मन में बहुत आक्रोश था। उन्होंने टिप्पणी की थी 1916 में कि अगर किसी दूसरे लोक का कोई जीव कभी धोखे से यहां गिरे तो वह यह मान लेगा कि मैं नरक में आ गया हूं। यह 1916 में गांधी जी की टिप्पणी थी। लेकिन गांधी जी के नाम पे देश की सत्ता बहुत सारे लोगों ने प्राप्त की, लेकिन गांधी जी के सपने को वास्तविक धरातल पर ठीक करने की फुर्सत नहीं थी। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ धाम भव्य रूप में हम सबके सामने है। देश के अंदर किसी एक स्पिरिचुअल टूरिज्म के किसी एक स्पॉट में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आता है, वह काशी विश्वनाथ धाम है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का भव्य मंदिर है सबसे ज्यादा। और ये केवल आस्था नहीं है, यहां की अर्थव्यवस्था को भी एक नई मजबूती प्रदान हुई है। जो टूरिस्ट आता है टैक्सी यहीं से लेता है, रेस्टोरेंट में यहीं खाना खाता है, होटल में यहीं रहता है, मार्केटिंग यहीं से करता है, सामान यहीं से खरीदता, फूल पत्ती यहीं से खरीदता है। अगर वाराणसी में गंगा में उसे पर्यटन करना हो तो नाविक यहीं से लेता है, यहीं की नाव में सवारी करता है। प्रयागराज में संगम में उसे नौका विहार करना हो तो वहीं पर नौकाओं को किराए पे लेकर के वहीं पे करता है। पैसा यहां का नाविक प्राप्त करता है, यहां का माली पैसा कमाता है। यहां का जो भी व्यापारी है इनकम उसकी भी होती है, टैक्सी चालक की इनकम होती है। हर एक व्यक्ति की नए रोजगार के सृजन का आधार यूपी की अर्थव्यवस्था को एक मजबूती प्रदान करने के आधार बने हैं। आस्था के साथ साथ आर्थिकी को इसने एक नई ऊंचाई दी है। इसलिए इन कार्यों, ये बदलाव आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार के कारण देखने को मिला है। नई नई चीजें आई हैं। ये बदलाव हर एक क्षेत्र में हुआ है और मैं तो इस बात के लिए यहां के युवाओं का अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने इस बदलाव का साक्षी अपने आप को बना करके स्वयं भी अपनी सोच में बदलाव लाने का काम किया है। मैं इस बात को मानता हूं कि हमारा युवा बहुत ऊर्जावान है, हमारा युवा प्रतिभाशाली है। आज की नई टेक्नोलॉजी में उसने रुचि लेनी शुरू की है और वह तेजी के साथ बदलते हुए भारत का हिस्सा बनकर के यूपी को आज एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर रहा है। मेरा मानना है कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश आज से 9 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले एक बीमारू क्षेत्र माना जाता था, यह माना जाता था कि यहां कमजोर अर्थव्यवस्था है, लोगों में कार्य करने की सामर्थ्य नहीं है, आज उससे क्षेत्र मुक्त हो चुका है। अब तो तेजी के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए अब यह क्षेत्र
शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार उपलब्ध करवाने में, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर में आज इस क्षेत्र में ने एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं, बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा है। और मुझे लगता है कि आज यूपी जो पहले बॉटम 3 में था, आज वह टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में देश के अंदर उभरा है। तो उसके पीछे इन युवाओं का परिश्रम है, उनकी प्रतिभा है। उस युवा को हम नकार भी नहीं सकते और उसको लांछित भी नहीं कर सकते। अगर वह पहले उसका योगदान हम नहीं ले पा रहे थे, कमी उस युवा की नहीं थी, कमी उस सिस्टम की थी जो उस युवा की प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पा रहा था। हम अपने युवा को नशेड़ी नहीं कह सकते, हम अपने युवा के ऊपर कोई लांछन नहीं लगा सकते, क्योंकि आप में क्षमता नहीं थी, आपने उसको प्लेटफॉर्म नहीं उपलब्ध करवाया। लेकिन जब प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने वाली सरकार आई, उसने हर एक क्षेत्र में उसके लिए अवसर उपलब्ध करवाए। आज वो अपनी प्रतिभा का लोहा मना रहा है। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में निवेश भी आ रहा है और पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी उसी तेजी के साथ आगे बढ़ी है जिस तेजी के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड का क्षेत्र आगे बढ़ रहा है, मजबूती के साथ, तेजी के साथ। कोई आज अंतर, यानी आज कोई ये नहीं बोलता है कि साहब पूर्वी उत्तर प्रदेश पिछड़ा क्षेत्र है। बाढ़ की समस्या का समाधान हुआ है, बीमारी की समस्या का समाधान हुआ है, क्वालिटी एजुकेशन के लिए सरकार ने काम मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है, एम्प्लॉयमेंट के लिए अवसर उपलब्ध करवाए हैं और अब पूर्वी उत्तर प्रदेश विकास के पायदान पर किसी से पिछड़ा नहीं है, बल्कि तेजी के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए विकसित भारत का संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी का है। तो विकसित भारत तब जब विकसित उत्तर प्रदेश होगा, और विकसित उत्तर प्रदेश तब जब पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य क्षेत्र, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जब मिलकर के विकास के उस पायदान पर अपने आप को तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। आत्मनिर्भर और विकसित उत्तर प्रदेश की उन परिकल्पनाओं को साकार करने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो ये गति चल रही है, जिस मजबूती के साथ इस गति ने प्रगति की रफ्तार पकड़ी है, यही प्रगति उत्तर प्रदेश की समृद्धि का कारण बन रही है। और मेरा मानना है कि अगले 3 वर्ष के अंदर यूपी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की दिशा में आगे बढ़ेगा। हमने पिछले 9 वर्ष में अपनी अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। यहां की प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। और ये सर्वसमावेशी विकास के उस आयाम को हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान और हर महिला तक पहुंचाने के लिए जो सरकार के द्वारा किए गए प्रयास हैं, उस प्रयास का परिणाम हम सबके सामने है। और उसी परिणाम को आगे बढ़ाने के लिए मैं धन्यवाद दूंगा न्यूज 18 को कि इन्होंने बदलता पूर्वी उत्तर प्रदेश इस विशेष कॉन्क्लेव को राज्य मुख्यालय से हटा करके पूर्वी उत्तर प्रदेश के केंद्र बिंदु गोरखपुर में करने का कार्य किया है। क्योंकि गोरखपुर केवल गोरखपुर नहीं है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण केंद्र तो है ही। नेपाल और बिहार, पश्चिम उत्तर बिहार का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां की एक बड़ी आबादी अपने शिक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने व्यापार और रोजगार के लिए गोरखपुर पे निर्भर करता है या वाराणसी पे निर्भर करता है।
इन क्षेत्रों में इस प्रकार का कॉन्क्लेव लोगों के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में मदद करता है, नौजवानों के लिए एक नया अवसर प्रदान करता है। हमारा युवा अपनी प्रतिभा से, अपनी गति से इस क्षेत्र को एक नई प्रगति के आयाम तक पहुंचाने में सफल होगा। इस विश्वास के साथ मैं न्यूज 18 के बदलता पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस विशेष कॉन्क्लेव के लिए पूरे न्यूज 18 परिवार को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि प्रगति की और समृद्धि की इस नए युग में एक मीडिया, जिम्मेदार मीडिया ग्रुप के नाते वह इस पूरी जवाबदेही को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर इसी प्रकार से सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करता रहेगा। आप सभी के प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है, कृपया आप मंच पर बने रहें और मैं नेटवर्क 18 के एमडी एंड ग्रुप एडिटर इन चीफ मिस्टर राहुल जोशी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। कृपया आप मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद दें।